खबरें देवभूमि की। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आईएसबीटी पहुंचे और आईएसबीटी पर व्यवस्थाओं का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। वाटर एटीएम से सीएम धामी ने खुद पानी लेकर पिया और पानी की गुणवत्ता की भी उन्होंने जांच की कि जो पानी यहां पे उपलब्ध है उसकी गुणवत्ता क्या है, कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं। यहां पे खुद उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आईएसबीटी पहुंचे और आईएसबीटी पे व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। इसके अलावा यहां पर जो वाटर एटीएम है उससे खुद पानी पिया और उसकी गुणवत्ता को देखा। ताकि किसी की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, कहीं पे कोई लापरवाही ना हो। और वो लगातार एक्टिव रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों का खुद दौरा करते रहे हैं। वहां की जमीनी हकीकत क्या है, योजनाओं का लाभ कैसे लोगों तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं, इसको लेके वो लगातार एक्टिव रहे हैं। और कई भर्ती परीक्षाएं जिसमें धांधली पाई गई उसको लेकर भी एक के बाद एक ऐसे एक्शन लिए गए जो एक नजीर बने, ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी दोबारा ना हो। तो आईएसबीटी पहुंच के उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों से बात की, वाटर एटीएम से खुद पानी पिया, उसकी गुणवत्ता को देखा। और उत्तराखंड में यूपी पुलिस की दबिश के दौरान बवाल हो गया है और मुरादाबाद पुलिस पर खनन माफिया ने हमला किया। 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी, जिसमें कुल 6 घायल हुए हैं। 50,000 के इनामी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस और खनन माफिया जफर का पीछा कर रही थी पुलिस। पीछा करते हुए जसपुर में दाखिल हुई यूपी पुलिस और ठाकुर द्वारा पुलिस जफर का पीछा कर रही थी। जफर और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। तो 50,000 के इनामी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस और यहां खनन माफिया जफर का पीछा करते हुए पुलिस यहां पे पहुंची और पीछा करते हुए जसपुर में यूपी पुलिस दाखिल हुई और ठाकुर द्वारा पुलिस जफर का पीछा कर रही थी। तो जफर और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की तरफ से भी फायर किया गया और पुलिस ने भी खनन माफिया पर जवाबी फायरिंग की। यह मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। यूपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई और इस महिला की मौत के बाद अब बवाल बढ़ता जा रहा है। फायरिंग में महिला की मौत के बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं और जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी थी महिला जिसकी मौत हुई। तो यूपी पुलिस खनन माफिया जफर का पीछा कर रही थी और लोकेशन पता चलते ही पुलिस ठाकुर द्वारा की तरफ निकली और रेड की भनक लगते ही जफर उत्तराखंड की तरफ भागा। इसके बाद जफर भरतपुर में उप ब्लॉक प्रमुख के घर में घुस गया और घर के अंदर से जफर पुलिस पर फायरिंग करता रहा। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख की पत्नी गुरप्रीत कौर की मौत हो गई, उन्हें भी गोली लगी। एसओजी का एक इंस्पेक्टर, एक जवान अब भी लापता है। पुलिस के जवानों के हथियार भी गायब हैं। तो यूपी पुलिस के अफसरों, जवानों पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और यूपी पुलिस पर बीजेपी नेता की पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड के एडीजी ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो यूपी पुलिस खनन माफिया जफर का पीछा करती हुई उत्तराखंड की सरहद में घुसी और यहां पे फायर किया गया, जिसमें एक महिला की मौत हुई और अब बवाल बढ़ता जा रहा है, मामला और गर्माता जा रहा है। 50,000 का इनामी था जफर, जो कि खनन माफिया था और उसी की सूचना पे हॉट परसूट में हमारी पुलिस टीम उत्तराखंड में गई थी और वहाँ पर उनका पीछा करते हुए, जहाँ पर कुछ लोगों ने उनको, हमारे पुलिस टीम को बंधक बनाया और फायरिंग भी की है। हमारे 5 कर्मचारियों को घायल हैं, इसमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं, उनको गन शॉट इंजरी भी है। सभी का इलाज यहाँ चल रहा है कॉस्मोस हॉस्पिटल में। और ये मुख्य रूप से जो जिसके हॉट परसूट में हमारी टीम गई थी वो 50,000 का इनामी है, उसका आपराधिक इतिहास है
और उसने यहाँ पर एसडीएम पे हमला करने की कोशिश की थी, उसका मुकदमा भी कायम हुआ था। तो इन सभी बिंदुओं पे हम लोग देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग की प्राथमिकता है हमारे जो जवान घायल हुए हैं उनका इलाज ठीक ठाक हो जाए, और यहाँ पर इलाज ठीक ठाक हो रहा है, और बाकी अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। कोई क्रिटिकल है कोई पुलिसकर्मी ज़्यादा? हाँ, हमारे 2 पुलिसकर्मी को गंभीर चोट लगी है, गनशॉट इंजरी है, लेकिन इलाज ठीक से हो रहा है कॉस्मोस हॉस्पिटल में। और कोई सिविलियन की डेथ की बात आ रही है सामने, सिविलियन की? हाँ, ऐसा सूचना वहाँ से आ रही है, तो उसको उत्तराखंड पुलिस से हम लोग बात करके देखेंगे क्या मामला है। वो एक इनामी है यहाँ पे जफ़र करके, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम है, और ये वांछित भी था हमारे यहाँ पे, गैंगस्टर का अभियुक्त है। और पूर्व में जो खनन का जो घटना यहाँ पर हुई थी उसके अंदर भी इसका नामजद अभियुक्त है। और जो अभी हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा जानकारी दी गई है कि इनके पास स्पष्ट रूप से सूचना थी और यहाँ से वो भागा है। भागने के उपरांत जब टीम पहुँची है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस का, जिसका कि अभी हम पुष्टि कर रहे हैं, वहाँ पर उनके द्वारा जो है वहाँ पर जो है उनको पुलिस टीम को बंधक बनाया गया है। और पुलिस टीम को बंधक बनाने के उपरांत जो है उनके असले भी छीने गए हैं। और असले छीनने के अंदर इसके अंदर जो हमारी टीम का कहना है कि वहाँ पे बेतरतीब फायरिंग भी की गई है, जिसके। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, एक बेहद ही गंभीर मामला उत्तराखंड से सामने आया है। अमूमन होता ही है कि अगर किसी राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में जाती है तो उस राज्य की पुलिस को भी अपने संपर्क में लेती है। क्या यहाँ ऐसा नहीं हुआ, चूंकि उत्तराखंड पुलिस ने ही मुकदमा दर्ज किया यूपी पुलिस के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए, जो जफर नाम के 50,000 के इनामी की तलाश थी, तो ये लोकेशन मिली कि इस क्षेत्र में जो उप ब्लॉक प्रमुख हैं उनके जो ये बड़ी सी हवेली है या बड़ा सा घेर जिसे कह सकते हैं, उसके निकट ये बदमाश है। तो पुलिसकर्मी सादी वर्दी में थे। और सामान्य तौर पर हम देखते हैं दबिश या रेड जब होती है तो पुलिस सादी वर्दी का इस्तेमाल करती है ताकि अपराधी पहचान ना पाए। लेकिन स्थानीय थाना चौकी पुलिस को या संबंधित अफसर को एक कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कि कल दिन कोई कानून व्यवस्था बिगड़े तो स्थानीय पुलिस मदद के लिए तैयार रहे, पर ऐसा नहीं हो पाया। और दोनों ओर से, चूंकि इस पक्ष को लगा कि सामने बदमाश हैं और पुलिस की ओर से इधर ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि इधर बदमाश हैं, लिहाजा कुछ ना कुछ ऐसी गफलत हुई जिसमें गोली चली और एक महिला की मृत्यु हुई है। और जो महिला की मृत्यु हुई है वो ब्लॉक प्रमुख हैं ज्येष्ठ, उनकी पत्नी थी जिनकी मौत हुई, वो साधन सहकारी समिति में कर्मचारी थी जहां से वो ड्यूटी करके लौट रही थी। इस घटना के बाद बहुत आक्रोश था स्थानीय लोगों में और कल देर रात ही जो जाम लगा था वो तो डीआईजी कुमाऊं के प्रयासों से खुल गया। पर अब मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस तफ्तीश करेगी कि आखिर कमी किसकी थी और ये लापरवाही क्यों हुई और एक निर्दोष की जान कैसे गई। सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, इस और भी कुछ अपडेट आपसे लेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। क्योंकि फायरिंग में महिला की मौत के बाद लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, जिस पर कांग्रेस के जसपुर विधानसभा के विधायक आदेश चौहान ने उत्तराखंड पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाया है। और वहीं महानिदेशक अशोक कुमार ने घटना पर पुलिस को गंभीरता से जांच के निर्देश दिए हैं। पहले गोली किसने चलाई ये भी जांच की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस बात का भी दावा किया जा रहा है। एक बेहद गंभीर संवेदनशील मामला यहाँ घटित हुआ है। जो हमारे यहाँ के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है गुरतेज जो है भुल्लर जी, ये यहाँ के रहने वाले एक सम्मानित नागरिक है और सम्मानित जो है ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है। इनके यहाँ जो है यूपी से मुरादाबाद से टीम आई थी और जो है जो यहाँ के उधम सिंह नगर पुलिस के बिल्कुल कोई भी बिना इतला दिए बिना नॉलेज के जो है टीम ने यहाँ रेड करी और जो है जिसमें प्राथमिक दृष्टया ये हुआ है कि उसमें कोई वर्दी में नहीं था। तो अब इसकी वो की जा रही है सहनिशा की कौन लोग आए थे, कितने लोग थे, क्या थे, तो उसके लिए जो है टीमें गठित कर दी गई है। तो इसमें जो है वो फायरिंग हुई, फायरिंग में जो है ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख इनकी जो है पत्नी की इसमें मृत्यु हो गई है। इसमें जो है आगे की पोस्टमार्टम और बाकी कार्रवाई चल रही है और पुलिस ने जो है अपनी सारी टीमें गठित कर दी गई है। और इसमें जो है अभी फिलहाल जो है 302, 147, 452, 504, 506 सभी 120 सभी गंभीर धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज करा के जो है इसमें हत्या और जो है ये षड्यंत्र का जो है मुकदमा दर्ज किया गया और टीमें जो है इसमें लगी हुई है
कि जो है जो पुलिस के एक प्रकार से अभिरक्षा में ही थे वो लोग। एक बेहद ड्रेस चाहिए यूपी पुलिस, ये भी नहीं पता यूपी पुलिस है कौन, सिविल ड्रेस चाहे ऊपर बढ़ के कमरे ऊपर आके उन्होंने पूछना चालू किया कौन हो उन्हें गोली चलाती, मेरी घर वाली तो गोली मार दी। अब आपकी क्या मांग है? वो जो चारों पांचों पकड़े गए वहाँ पे मौके पे उनके हथियार पकड़े गए जिससे गोली लगी है। हम चाहते हैं कि उन पे 302 की कार्रवाई हो, बिना उससे पूछ के घर आए वो क्यों। 15-20 जने आदमी सादे सिविल में, सबके हाथ में पिस्तल, घर में घुस गए गांव में, ये नहीं देखा कि क्या होना है, ऊपर चढ़ गए, खेचा तानी, वो बीच में गुरताज भाई ब्लॉक प्रमुख की वाइफ बीच वाले पोर्शन में थी, वहाँ जाके उनके यहाँ गोली लगी, पीछे पार हो गई, खींचा तानी हुई बहुत ज़्यादा वहाँ। और 4 जने पकड़े गए, गांव जब सारा इकट्ठा हुआ भीड़, बाकी भग गए। 4 जनों को पकड़ के कुंडा एसओ पहुंचे, थाने वाले पहुंची पुलिस, थाने वालों को 4 जाने थाने में दे दी, सिलेंडर करवा दिए। अब थाने वालों ने उन्हें छोड़ दिया, कहाँ भेज दिया, क्या कर दिया, ये इंसान हो रहा है उत्तराखंड में। बिना वर्दी के यूपी से यहाँ हमारे पुलिस वाले जो भी कैसा है, हमारी पुलिस क्या कर रही थी, और पकड़ के देने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता क्यों? पूरी पुलिस इसमें दोषी है, मैं दावे से कह सकता हूँ। सारे के सारे मिले हुए हैं, सारे भ्रष्ट हैं। एक रेते का ट्रक बिना 500 रुपए दिए निकल नहीं सकता, एक मोटरसाइकिल वाला बिना कागजों के निकल नहीं सकता, तो क्या इतने लोग प्राइवेट वर्दी में आकर और एक हत्या करके चले जाते हैं? क्या ये पुलिस की बिना मर्जी के संभव है? और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने अल्मोड़ा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार अब भ्रष्टाचार पर सीधा कार्रवाई कर रही है और यूके एसएससी के मामले में सरकार लगातार धरपकड़ कर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सफेद पोश हो या फिर कोई और, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सीधे सलाखों के पीछे जाएंगे जिन्होंने गलत किया है। राज्य के अंदर 3-4 प्रमुख विषय जो है सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें हमने चुनाव के समय कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग लाएंगे। उस प्रक्रिया को हमने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है और उत्तराखंड देश का पहला राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला बनेगा। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार संकल्पित है और उसी कड़ी पे युवाओं के रोजगार पे जिन लोगों ने डाका डाला था और जो अनियमितताएं सरकार के सामने आई, उसको इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी धामी जी के द्वारा सब लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक 42 लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया, 21 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर जो प्रदेश के हर जनपद में बनाए जाने हैं, इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर जिला विकास अधिकारी के.एन. तिवारी ने बताया कि जनपद में 79 जगहों में सरोवरों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 36 सरोवरों को बना दिया गया है और वहीं बाकी बचे हुए सरोवर का कार्य प्रगति पर है, जिनको जल्द पूरा किया जाएगा। दरअसल सरोवर के माध्यम से बहते जल को इकट्ठा करना है, जिससे पानी के स्रोत को फिर से रिचार्ज करना है ताकि पानी की समस्या से निजात मिल सके। इस सरोवर जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें हमारे जनपद में 79 सरोवर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें से हमने 36 सरोवर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और बाकी हमारे सरोवर जो है जो अभी रनिंग में चल रहे हैं वो हमारे दिसंबर तक की डेडलाइन है, हम उसमें पूरा कर लेंगे। इस अमृत सरोवर से एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि जो प्राकृतिक वर्षा जल है उसको हम संरक्षित कर पा रहे हैं और इसके आसपास की जो हमारी पेयजल लाइनें हैं, जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, वो भी सुदृढ़ हो रहे हैं। इस सरोवर जोशीमठ में रविग्राम के जेपी मैदान में 17 अक्टूबर को महासम्मेलन की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं। महासम्मेलन में तीनों पीठों के शंकराचार्य पहुंच रहे हैं और जोशीमठ के प्रभारी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद ने बताया कि महासम्मेलन के दौरान 3 पीठों के शंकराचार्य के दर्शन करने का पुण्य लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, जिससे ज्योतिष पीठ से शंकराचार्य जो है वो और कई दूसरे शंकराचार्य भी यहाँ पे पहुंचेंगे। हिमालय के लिए एक सौभाग्य का अवसर है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के 4 पीठ में से ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज और श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विधुशेखर भारती जी महाराज, तीनों महाराज श्री एक साथ यहाँ पर भक्तों को दर्शन देने के लिए और अपने आशीर्वचन से सबको अभिसंचित करने के लिए पधार रहे हैं। पूज्य शंकराचार्यगण
15 अक्टूबर को बद्रीनाथ पधारेंगे और 16 अक्टूबर को तीनों आचार्यगण बद्रीनाथ से वाहन द्वारा ज्योतिर्मठ पधारेंगे लगभग 2 बजे मध्याह्न में। उनका यहाँ पर नगर के जनता के द्वारा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन होगा। हिमालय के लिए एक सौभाग्य का अवसर है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के तो जोशीमठ ज्योतिर्मठ में महासम्मेलन की तैयारियां जो हैं वो तेज है और 3 शंकराचार्यों की मौजूदगी में यहाँ पे महासम्मेलन होने जा रहा है और इस महासम्मेलन में बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंच रहे हैं, लोग भी पहुंचेंगे। जोशीमठ में यह सम्मेलन होगा और इसकी तैयारियां जो हैं वो तेज चल रही हैं। 3 शंकराचार्यों की मौजूदगी में यह महासम्मेलन होगा। तो जोशीमठ में महासम्मेलन होना है और इसको लेके लोगों में भी और काफ़ी उत्सुकता है, जो कि 3 शंकराचार्य एक साथ एक मंच पे होंगे और लोग उनके दर्शन कर पाएंगे, उनका आशीर्वाद ले पाएंगे और इसको लेकर तैयारियां तेज चल रही हैं। तो जोशीमठ में रविग्राम के जेपी मैदान में 17 अक्टूबर को यह महासम्मेलन होगा। सुदीप हमारे विशेष संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, इस महासम्मेलन की क्या तैयारियां और क्या खासियत? सुदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुदीप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि ये जो महासम्मेलन होने जा रहा है किस तरह की इसकी तैयारियां चल रही हैं, क्या इसकी खासियत रहने वाली है। चूंकि 17 अक्टूबर को ये महासम्मेलन होगा और तीनों शंकराचार्य यहां पे मौजूद रहेंगे। और पौड़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी सरकार का पुतला दहन करते हुए कांग्रेस ने अंकिता हत्याकांड के विरोध में बीजेपी महिला नेताओं की चुप्पी पर विरोध जताया। साथ ही बीजेपी नेता बंशीधर भगत ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्ति उठाई और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों और जनहित के मुद्दों के प्रति कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दत्त सोनी की आवाज को भी दबाने का काम किया जा रहा है। कल भाजपा नेता बंशीधर भगत द्वारा हमारे देवी देवताओं में जो टिप्पणी की गई वो बहुत ही निंदनीय है। दूसरा, इस पे यह अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभी तक इतने दिन हो गए हैं पर भाजपा की जो महिला नेता हैं उनने अभी तक इस पे अब चुप्पी साधी हुई है। और तीसरा एक अहम कारण ये भी है इस पे कि जो हमारी गरिमा दत्त सोनी जी हैं पीसीसी में, उनके ऊपर जो ये सरकार द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, तो हमने उसके विरोध में आज यहाँ पे भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। कल भाजपा नेता बंशीधर भगत द्वारा हमारे उद्योगपति मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गीता पाठ पूजा में भाग लिया और बद्रीनाथ धाम 2 में अपने गेस्ट हाउस कोकिला निवास में थोड़ी देर आराम करने के बाद हेली से वापस लौटे। भगवान बद्री विशाल के प्रति मुकेश अंबानी की अटूट आस्था है, इसलिए हर साल वो यहाँ आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। और सुदीप जैन इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, मुकेश अंबानी यहाँ पे पहुंचे आज? जी देखिए, मुकेश अंबानी 1 हफ्ता करीब पूर्व भी आए थे और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक उनको वेट करना पड़ा क्योंकि आगे मौसम साफ नहीं था। तो आज उनका प्रोग्राम दोबारा बढ़ा था 4 धाम यात्रा के तहत बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी धाम में दर्शन करने का। तो पहले अंबानी गए थे बद्रीनाथ धाम में, जहाँ दर्शन करने के साथ करीब 2 करोड़ रुपए उन्होंने दान भी दिए और हर वर्ष वो दान देते हैं। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ धाम में भी दर्शन किए हैं क्योंकि बीते हफ्ता मौसम काफी खराब था और अब धीरे धीरे मौसम खुलने लगा है, बारिशें कमजोर हो रही हैं। तो अब करीब 1 माह से भी कम का समय बचा है जब 4 धाम यात्रा के कपाट बंद हो जाएंगे। हेमकुंड साहब के कपाट बंद भी हो गए हैं।
तो लिहाजा वीवीआईपीज का आना जारी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। तो श्रद्धालुओं के साथ साथ कुछ जाने माने लोग भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और मुकेश अंबानी यहाँ पहुंचे जिन्होंने बद्री विशाल के दर्शन किए। और नैनीताल के डीएसए मैदान में अखिल भारतीय महिला 5 साइड महिला हॉकी टूर्नामेंट आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें देश भर की 19 महिला टीम भाग ले रही हैं। और बता दें कि महिला प्रतियोगिता परंपरागत हॉकी से अलग तरीके से खेली जाती है। इस खेल में प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं और बॉल को मैदान से बाहर जाने से रोकने के लिए मैदान के चारों तरफ ताकत लगाए जाते हैं। वहीं आयोजकों का कहना है कि इस खेल में ज्यादा सूझबूझ और ताकत की जरूरत होती है। 19 टीमें हमारी इसमें भाग ले रही हैं। ये टूर्नामेंट हमारा 10-10 मिनट का एक हाफ है और 2 हाफ है इसमें। और ये इसमें स्टेमिना बहुत चाहिए। सेंचुरी मिल लाल कुएं की से उसको करवा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में हमारी ये कलकत्ता से लेके हरियाणा, हरिद्वार, देहरादून, बिहार दूर दूर से टीम आई हैं। सरकार चाहे तो हमें मदद करे तो हम इस टूर्नामेंट को और आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टीमें आएँ। और हमारे जो नैनीताल में लड़कियाँ बहुत कम हॉकी खेलती हैं, हम चाहते हैं कि और बच्चे आएँ, लड़कियाँ से ज़्यादा आएँ, क्योंकि अब जो इंडिया टीम है हमारी इस टाइम लड़कियों की बहुत अच्छी है। हम भी चाहते हैं यहाँ से भी बच्चे निकलें और यहाँ का नाम रोशन करें। 19 टीमें हमारी इसमें भाग ले रही हैं। ये टूर्नामेंट ऋषिकेश में बीती रात थाना पुलिस ने डालवाला एसडीआरएफ टीम को सूचना दी कि तपोवन लेमन ट्री होटल के पास एक कार 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। सूचना पे प्रभारी निरीक्षक कविंद्र संजवान के नेतृत्व में टीम पहुंची और घायलों को खाई से निकाल के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि तीनों व्यक्ति लेमन ट्री होटल के स्टाफ हैं, जो कि इस होटल से ऋषिकेश की तरफ आ रहे थे और अचानक इनकी जो गाड़ी थी वो अनियंत्रित होकर पलट गई। काशीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुस के एक व्यवसायी महल सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें खनन व्यवसायी की गोली लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। 8:30 बजे के लगभग जुड़का जो कुंडश्री चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है थाना काशीपुर में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो अपने घर पे बैठे हुए थे, अखबार पढ़े थे, तो कोई अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने उनको निशाना बनाया और उन पे फायरिंग कर दी और जिससे उनकी डेथ हो गई है। तो अभी हम लोगों ने जो घटनास्थल का निरीक्षण किया है और टीमें भी बना दी हैं और इसमें शीघ्र जो है हम लोग इसका अनावरण करेंगे। लगभग 6 टीमें हम बनाई हैं, एसओजी भी लगा दी है और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। बाकी चीज़ें की घटना क्या कारण क्या थे, घटना के पीछे क्या कारण थे, वो सब चीज़ें भी हम लोग देख रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।